जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें। क्लास को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? आंसर करेंगे इन विच स्टेट आर द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो ग्रुप लोकेटेड। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? आपको पता होगा कि खजुराहो का जो स्मारक है इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जा चुका है। तो जो भी स्थान यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है वहाँ से आपका एग्जाम में सवाल बनता है। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है कौन? तो याद रखना है खजुराहो का स्मारक और यह मध्य प्रदेश में। समझ में आया? तो याद रखना है कि 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है खजुराहो का स्मारक, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी कुछ स्थान हैं जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। जैसे सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछे सांची का स्तूप कहाँ पे है तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और सांची के स्तूप को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा भीमबेटका गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका गुफा। तो अगर आपसे पूछे भीमबेटका गुफा कहाँ पे है तो भीमबेटका गुफा भी मध्य प्रदेश में है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो खजुराहो मंदिर, सांची का स्तूप, भीमबेटका गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है और इन तीनों को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे स्मारक हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। जैसे आगरा का किला, आगरा का किला को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ताजमहल, ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो आगरा का किला और ताजमहल इन दोनों को यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो 1983 ईस्वी में आगरा का किला और ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था और ये दोनों कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश, ताजमहल उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और कौन सा स्थान है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है? आपको पता है तो कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से याद क्या रखना है कि कौन कौन सा स्थान यूनेस्को के द्वारा शामिल है। फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल सही। फतेहपुर सीकरी अगर आपसे पूछेगा फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी। तो याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल उत्तर प्रदेश में है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है तो आपको पता होगा जयपुर शहर को 2019 में यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर के रूप में चुना है। तो 2019 में जयपुर को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत पूछा गया सवाल है, बहुत पूछता है। ठीक है, और महाराष्ट्र में तो आपको पता है अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र। तो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। तो आप सभी से आग्रह करते हैं कि क्लास को आप लोग सपोर्ट करें। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? आंसर करेंगे भारत में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तुगलक वंश के संस्थापक कौन है?
ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है और तुगलक वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो याद रखना है कि तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1320 ईस्वी से, तुगलक वंश जो है 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक चलता है। तुगलक वंश जो है 1320 से 1398 ईस्वी तक शासन करता है। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। तो याद रखेंगे, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक शासन किया। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत पर पहला वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत पर पहला वंश था शासन करने वाला गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर पहला वंश जिसने शासन किया कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर पहला वंश किसने शासन किया? तो गुलाम वंश। दूसरा वंश किसने शासन किया? तो याद रखना है खिलजी वंश दूसरा वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, और खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था, आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है तुगलक वंश, यानी खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। ठीक है, क्रम लिखना है तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। लिख देते हैं, देखिए जो एग्जाम में पूछेगा कि कब से कब तक किस वंश ने शासन किया। ठीक है, तो गुलाम वंश, आप एक बार फिर से कमेंट कीजिए, गुलाम वंश का टेन्योर कब से कब तक था? खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछेगा, और जो आसान सवाल है उसको तो आप कर ही लीजिएगा, जो थोड़ा टफ है उसको आप याद रखिएगा। तुगलक वंश कब से कब तक इसका टेन्योर था? ठीक है, ये 3 वंश हो गया। इसके बाद कौन आता है? तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है ना। तो 5 वंश ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया है, सैयद वंश, और लास्ट में आता है लोधी वंश। कौन सा? लोधी वंश। तो याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। ठीक है, इन 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया है। तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी में शुरू होता है, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया। ठीक है, गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया। अगर आपसे पूछेगा खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया, तो खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। ठीक है, अगर आपसे पूछे तुगलक वंश ने, तो तुगलक वंश ने 1320 से कब तक शासन किया? तुगलक वंश ने बताएं। तो तुगलक वंश ने 1320 से 1398 तक शासन किया। कब तक? 1320 से 1398 तक तुगलक वंश ने शासन किया। सैयद वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया था। ठीक है, याद रहेगा। तो याद रखना है कि सैयद वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो 1414 से 1451 तक सैयद वंश ने शासन किया था, 1451 तक। ठीक है, और लोधी वंश आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश। लोधी वंश ने 1451 से 1556 तक शासन किया था। तो याद रखेंगे, लोधी वंश 1451 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो अब हम लोग सवाल को देखते हैं। आपसे पूछा था दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो याद रखेंगे, तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक के बाद राजा बनता है। अगर आपसे पूछे कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही विभाग की स्थापना किसने की? तो आप आंसर करेंगे, कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही विभाग की स्थापना किसने की? कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही विभाग। तो याद रखना है, कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। ठीक है, तो कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और एक सवाल पूछता है, कौन सा ऐसा शासक था जिसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम दौलताबाद रखा? तो याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को इंपॉर्टेंट सवाल है, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। ठीक है, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। ठीक है, पूछेगा कि कौन सा ऐसा राजा है जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी
स्थानांतरित किया और उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, दौलताबाद किया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम दौलताबाद रखा था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको पता होगा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। तो इब्न बतूता भारत आते हैं कब, तो इब्न बतूता भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। समझ में आया? तो इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, याद रखेंगे। इब्न बतूता ने कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा था, तो रहला पुस्तक लिखा है किसने, तो याद रखिएगा रहला पुस्तक के लेखक हैं इब्न बतूता, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इब्न बतूता आपको पता होगा मोरक्को के यात्री थे, मोरक्को यानी अफ्रीका के यात्री थे। तो अगर आपसे पूछेगा इब्न बतूता किस देश के थे, तो मोरक्को यानी अफ्रीकी यात्री थे। तो याद रखना इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीकी यात्री थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं। और इब्न बतूता ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो रहला नामक पुस्तक का निर्माण किया था। ठीक है, याद रहेगा। तो इतना सवाल यहाँ से याद रखिएगा। इसमें और भी बहुत सारे शासक होते हैं। ठीक है, जैसे फिरोज शाह तुगलक लिखा है, यहाँ से आपका सवाल बन जाएगा, तो इसको भी आप देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक से सवाल जो इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछेगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, ठीक है, पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो याद रखना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक, आपको याद रखना है। ठीक है, कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था, याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे शहरों का निर्माण किया था। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल जाए, जैसे फिरोजाबाद, फतेहाबाद। ठीक है, तो फिरोजाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोजपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, हिसार, जौनपुर। ठीक है, तो बहुत सारे शहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी कुछ काम इनके द्वारा अच्छा करा किया गया था, जैसे दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की, दीवान ए खैरात विभाग। तो याद रखना है, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। क्यों, तो आपको याद रखना है कि अनाथ मुस्लिम महिलाओं एवं विधवाओं की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा दीवान ए बंदगान, ये भी सवाल पूछा गया, दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किसने किया था, दीवान ए बंदगान। तो याद रखना है कि दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना भी किसके द्वारा की गई, तो दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी, आप याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान हुए उसमें सबसे अधिक दासों की संख्या किसके पास थी, तो याद रखना है दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दास जो है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था। ठीक है, आया समझ में? तो ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। पूछा था कि भारत में तुगलक वंश की नींव किसने रखी, तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। तो क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। तो प्लीज सपोर्ट करें क्लास को आप लोग। अगला सवाल, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। तो आंसर करेंगे, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित कब किया था। इब्राहिम लोदी आपको पता होगा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी, है ना। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, आपको पता ही होगा कि 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था पता है, 21 अप्रैल 1526, याद रखेंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले लड़ाई में हराया था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना है पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और अगर पूछे कि पानीपत के युद्ध में
बाबर ने किस युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था? तो तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग किया था बाबर ने। तो पूछेगा बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का पालन किया? तो बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। और बाबर के पास दो प्रसिद्ध क्या थे, निशानेबाज थे, उनका नाम क्या था? तो उस्ताद अली, उस्ताद अली, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, याद रखना है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, इन दोनों का योगदान था पानीपत के पहले युद्ध जीतने में, क्योंकि इन्होंने तोपखाने, जो तोप होता है उससे ये निशाना लगाते थे। तो याद रखना है कि बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की मदद से क्या जीता था? तो पानीपत का पहला युद्ध जीता था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526। अगर आपसे पूछे खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है खानवा का युद्ध। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, सभी को पता है। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। डेट पूछे तो याद रखना है 17 मार्च 1527। 17 मार्च यानी 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? क्योंकि आपको पता है 4 युद्ध जो इंपॉर्टेंट है उसमें बाबर की विजयी हुई थी, है ना। तो किसको हराया था ये आपको याद रखना है, राणा सांगा को हराया था। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया? तो याद रखना है खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। इसके अलावा अगर पूछे आपसे चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ आप बताइएगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध कब हुआ और चंदेरी के युद्ध में किसने किसको हराया? तो चंदेरी का युद्ध याद रखना है 29 जनवरी, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ। तो याद रखना है कि चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? मेदिनी राय की हार हुई थी। तो याद रखना है कि चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी, बाबर विजयी हुआ था, याद रखना है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528, याद रखेंगे। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध आपसे पूछेगा घाघरा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता है 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था, जिसमें अफगानों की हार हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो पूछेगा घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ, जिसमें अफगानों की हार हुई थी। तो पूछेगा कि बाबर ने अफगानों को हराया किस युद्ध में? तो याद रखना है कि बाबर ने अफगानों को किस युद्ध में हराया? तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, आपको पता होगा। तो बाबर को उनकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, और बाबर की जब मृत्यु होती है तो उसके शव को कहाँ दफनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। समझ में आया? तो ये सारा सवाल इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ आंसर क्या होगा कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अब इब्राहिम लोदी से सवाल क्या क्या बनेगा कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? पहला सवाल, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर करेंगे, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, याद रखेंगे। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के द्वारा बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई थी, आप याद रखिएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तो अगर पूछे आगरा शहर की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था 1504 ईस्वी में। ठीक है, तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा, आपको याद रखना है। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और लोदी वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो लोदी वंश का अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम राजा कौन था? इब्राहिम लोदी। तो याद रखना है लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे। और इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध के दौरान बाबर से लड़ते हुए मारे जाते हैं, याद रखेंगे। तो प्लीज़ आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिए। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को शेयर करने का कष्ट करें।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन देता है? तो आप ऑप्शन देख के ही आंसर बता सकते हैं कि ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बल देता है। तो आंसर क्या होगा? उपनिषद। याद रखेंगे, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। टोटल कितना उपनिषद है? तो याद रखना है, कुल 108 उपनिषद है। पूछेगा ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन देता है, तो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। कुल 108 उपनिषद है। कुल कितना उपनिषद है? तो कुल 108 उपनिषद है, याद रखिएगा। और ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। अगर आपसे पूछे महापुराण की संख्या कितनी है, ठीक है, महापुराण की संख्या कितना है? महापुराण का संख्या कितना है? महापुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है, महापुराणों की संख्या 18 है। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषद 108, महापुराणों की संख्या 18। वेदांग कितना है? अगर आपसे पूछे वेदांग का संख्या कितना है? वेदांग टोटल कितना वेदांग है? तो आपको याद रखना है, कुल 6 वेदांग है। कुल 6 वेदांग है। समझ में आए? तो कुल 6 वेदांग है, याद रखना है। ठीक है, तो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद, याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे, योग दर्शन का जनक किनको कहा जाता है? आपको पता है योग दर्शन का जनक किनको कहा जाता है? बताएं, योग दर्शन का जनक किनको कहा जाता है? तो पतंजलि को कहा जाता है योग दर्शन का जनक। याद रखना है कि पतंजलि को कहा जाता है योग दर्शन का जनक। ठीक है, पतंजलि महाराज को कहा जाता है योग दर्शन का जनक, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा वेदांत दर्शन का जनक किन्हें कहा जाता है, पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, वेदांत दर्शन का जनक किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो पतंजलि को योग दर्शन का जनक कहा जाता है। सांख्य दर्शन का जनक किनको कहा जाता है? सांख्य दर्शन का जनक कहा जाता है कपिल। कपिल को याद रखना है, सांख्य दर्शन का जनक कहा जाता है कपिल को। समझ में आया? योग दर्शन का जनक पतंजलि, सांख्य दर्शन का जनक कपिल को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे न्याय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? न्याय दर्शन का जनक कहा जाता है गौतम को। क्या किसे कहा जाता है? तो न्याय दर्शन का जनक कहा जाता है गौतम को। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है एग्जाम में, न्याय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, महर्षि गौतम को न्याय दर्शन का जनक कहा जाता है, महर्षि गौतम को। ठीक है, वैशेषिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको ये भी सवाल याद रखना है, वैशेषिक दर्शन दर्शन होगा। वैशेषिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, कनाद को। कनाद या उलूक को कहा जाता है। कनाद या उलूक को, कनाद या महर्षि कनाद या उलूक को वैशेषिक दर्शन का जनक कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो न्याय दर्शन का जनक महर्षि गौतम को कहा जाता है, वैशेषिक दर्शन का जनक महर्षि कनाद या उलूक को कहा जाता है। ठीक है, कलर अच्छा ले लेते हैं थोड़ा। तो ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा उत्तर मीमांसा का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर मीमांसा का जनक किसे कहा जाता है? आप आंसर करेंगे, उत्तर मीमांसा का जनक किसे कहा जाता है? बादरायन को। समझ में आया? तो उत्तर मीमांसा का जनक किसे कहा जाता है? बादरायन को। उत्तर मीमांसा का जनक कहा जाता है बादरायन को, याद रखिएगा। उत्तर मीमांसा का जनक बादरायन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया कि ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो याद रखेंगे उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ठीक है, तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर करेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो काफी आसान सवाल है, आंसर करेंगे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था और किस भाषा में दिया था, यह भी आपको आंसर करना है। और भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था उसको क्या कहा गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में। और इस घटना को क्या कहा गया आपको पता है? धर्मचक्र परिवर्तन। तो धर्मचक्र परिवर्तन आपको याद रखना है, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, तो याद रखना है, बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और इसी घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भगवान बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ। भगवान बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भगवान बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? पता है आपको? तो याद रखना है, पाली। याद रखेंगे, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था, याद रखेंगे। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? आपको बताना है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था,
पहला उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया पता है आपको? तो श्रावस्ती में। याद रखना है, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जबकि सबसे अधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है, याद रखेंगे। ठीक है, और बाकी आपको भगवान बुद्ध के बारे में पता होगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, पता है तो बताइए। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। तो याद रखना है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्यगण के मुखिया थे, और गौतम बुद्ध के पिता जो है शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया देवी। याद रखना है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया देवी। लेकिन गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो आपको पता होगा, गौतम बुद्ध की माँ का निधन बहुत जल्दी हो जाता है, और इनका लालन पालन कौन करती है? प्रजापति गौतमी करती है। तो याद रखना है, गौतम बुद्ध का लालन पालन प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध की माँ का नाम, तो माया देवी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम कौन था? क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। याद रखिएगा। ठीक है, और गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो ये भी बहुत पूछता है, गृह त्याग की घटना। तो याद रखना है, गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। समझ में आया? तो भगवान बुद्ध ने 29 साल की उम्र में, ठीक है, अपने गृह को त्याग दिया था, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, और भगवान बुद्ध के पहले गुरु कौन हुए पता है आपको? बुद्ध के पहले गुरु कौन हुए? के फर्स्ट गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो भगवान बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम। आपको याद रखना है। ठीक है, तो फटाफट आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं, क्योंकि समय कम है, एग्जाम आप लोगों का नज़दीक है। तो याद रखना है, भगवान बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम थे, याद रखेंगे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी आपको पता है? तो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। तो पूछेगा भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखना है, भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। आया समझ में? ठीक है, और बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखिएगा। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? तो आपको याद रखना है कि अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत भी भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। आप याद रखेंगे। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास को सपोर्ट करें। क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट इंडिया। महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे। अच्छा सवाल है, आंसर करेंगे। महात्मा गांधी भारत में किस चीज के विरुद्ध थे? ऑप्शन नंबर ए मंद औद्योगिकरण यानी स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश मेथड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन मेथड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो काफ़ी आसान सवाल है। आप सभी को पता है कि गांधी जी भारत में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरोधी थे। गांधी जी का मानना था कि तीव्र औद्योगिकरण जो है भारत में बेरोजगारी को बढ़ाएगा, क्योंकि अगर नया नया मशीन आएगा, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आएगा, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री आएगा, तो उससे क्या होगा, लोगों को जो है वो बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए महात्मा गांधी जो है वो तीव्र औद्योगिकरण के विरोधी थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्षधर थे। तो ये सवाल पूछता है एग्जाम में कि महात्मा गांधी ने किसका विरोध किया था? तीव्र औद्योगिकरण का विरोध किया था महात्मा गांधी ने, और तीव्र औद्योगिकरण का समर्थन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज़ है। तो याद रखना है कि महात्मा गांधी ने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध किया था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया था। लघु उद्योग मतलब जो छोटे उद्योग हैं उसको महात्मा गांधी ने
समर्थन किया था कि आप लघु उद्योग का विकास करो, क्योंकि अगर छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं अगर उनको उनको मान लीजिए जैसे छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनमें उनको काम मिलता है या फिर लघु उद्योगों के लिए उनको प्रोत्साहन मिलता है, तो उससे क्या होगा, जो गरीब लोग हैं वो डेवलप करेंगे और उससे देश विकास करेगा। ऐसा गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी ने तीव्र औद्योगिकरण का विरोध किया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? आंसर करेंगे व्हेन वाज दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथड्रॉ। आपसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, तो पहले तो आपको यह बताना है कि असहयोग आंदोलन हुआ कब, क्योंकि हुआ कब ये आपको याद रखना है साथ साथ, क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि कब खत्म हुआ यही पूछेगा। तो आपको आंसर करना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। और बहुत अच्छा सवाल है, आपको पता होगा कि जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये सवाल पूछता है कि तिलक जी की मृत्यु किस आंदोलन के पहले दिन हुई थी। ठीक है, तिलक जी की मृत्यु किस आंदोलन के पहले दिन हुई थी, तो याद रखना है असहयोग आंदोलन के पहले दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी। और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? 1 अगस्त 1920 को। समझ में आया? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी। समझ में आया? तो क्वेश्चन घुमाएगा, पूछेगा तिलक जी की मृत्यु किस आंदोलन के पहले दिन हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के पहले दिन तिलक जी की मृत्यु हुई थी। फिर आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था लेकिन असहयोग आंदोलन का समापन नहीं देख पाए, तो याद रखना है कि असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, लेकिन शुरू हुआ और इनका निधन हो गया। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी, आप याद रखिएगा। और आपको पता होगा असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई थी, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए थे और थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है, किसने कहा, तो याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाया जाना ये एक निष्ठुर बर्बादी है। पूछेगा सवाल तो याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, तो आप सभी को पता है 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। क्यों लिया गया था, तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था चोरी चोरा घटना के कारण। चोरी चोरा घटना के कारण ये कब हुआ था चोरी चोरा घटना, तो पहले तो आपको बताना है चोरी चोरा कांड हुआ कब था। ठीक है, तो चोरी चोरा कांड याद रखना है 5 फरवरी 1922, याद रखेंगे 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर में यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था, याद रखिएगा। अब इसी से गुस्सा करके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो अब आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन वापस कब लिया, तो आपको डेट के साथ याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डेट भी पूछता है, तो याद रखना है 11 फरवरी 12 फरवरी आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर किताब जो है एनसीईआरटी का जो किताब है वहाँ पे 12 फरवरी दिया है, तो आप 12 फरवरी याद रखेंगे। कहीं कहीं 11 फरवरी भी है, तो 12 फरवरी 1922 आपको याद रखना है। ठीक है, तो चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इसी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। तो आपसे ये भी सवाल पूछेगा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था, तो याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड के कारण। चोरी चोरा कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा सवाल है, याद रखिएगा इसको आप। चलिए तो अब अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा, तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिए आप लोग। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? आंसर करेंगे गांधी जी को सबसे पहले महात्मा के नाम से किसने संबोधित किया था? तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी को पहली बार महात्मा के नाम से किसने संबोधित किया था, तो पता है, तो आंसर करेंगे सुभाष चंद्र बोस। याद रखेंगे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था पहली बार, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगर आपसे पूछेगा गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा है। और कब कहा है, तो ये भी याद रखना है 1917 ईस्वी का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसको गांधी जी ने सफलतापूर्वक लीड किया था। इसी से खुश होकर
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चंपारण सत्याग्रह के सफल होने पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो अगर आपसे पूछेगा गांधी जी को महात्मा की उपाधि पहली बार किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। फिर पूछेगा कौन सा आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो याद रखना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह को सफलतापूर्वक लीड करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जिसके द्वारा तीन कटिया प्रथा को समाप्त किया गया था, आपको पता होगा। तो ये सब सवाल है, कैसे याद रखना है, लिंक करके। ठीक है, कहानी की तरह लिंक करके याद रखिए तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपिता पहली बार किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और भी आपका सवाल बनेगा, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के कब कब अध्यक्ष बने। आपको पता है तो आप आंसर करेंगे सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, याद है। तो याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। कितने बार, 2 बार अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। आईएनसी अध्यक्ष कब कब बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष लगातार बनते हैं 2 बार, तो आराम से याद हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस 2 बार, एक बार 1938 में और दूसरा बार 1939 में। तो आराम से याद होगा, 1938 का अधिवेशन, 1939 का अधिवेशन, कौन अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, अब आपसे पूछेगा 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, हरिपुरा में हुआ था 1938 अधिवेशन। कहाँ पे हुआ था, हरिपुरा में हुआ था 1938 अधिवेशन, यानी 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे हो सकता है एग्जाम में दिक्कत हो, हरिपुरा और त्रिपुरी नाम एक जैसा लगे, तो आपको याद कैसे रखना है कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कैसे, हरिपुरा यानी हरि हरि, हरि भगवान का नाम पहले भजेंगे, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने पहले किया था, बाद में हुआ त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, समझ में आया। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 38 में किया गया और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 39 में किया गया। अगर आपसे पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन से इस्तीफा दिया था, तो याद रखना है 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इससे सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया था। ये सवाल पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की किस अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया था, तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया था। अब इसको भी याद रखने का एक तरीका है, 39 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ी और 39 में ही सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। तो याद होगा कि नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 39 में और 39 में ही त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता छोड़ते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। आया समझ में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पूछेगा तो 1939, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, आप याद रखिएगा। और आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी, याद है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी। साल आप बताइएगा कब जन्म हुआ था, तो याद रखना है कि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। कहाँ जन्म हुआ था, कटक उड़ीसा में है। तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, आ गया समझ में। और आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज को लीड किया था और आज़ाद हिंद फौज का 3 ब्रिगेड था, जिसका नाम क्या क्या था, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। कभी कभी पूछता है आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का नाम बताइए, तो याद रखना है कि सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। और महिलाओं के एक ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि इनका सुभाष चंद्र बोस जी का निधन कब हुआ, तो टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के पास हवाई दुर्घटना में आग लग जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी, ऐसा माना जाता है। कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये सही है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा, ऑप्शन दिया, तो आपको आंसर तो याद रखना ही होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी हवाई दुर्घटना में। ठीक है, टोक्यो जाते समय, तो याद रहेगा। और एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप पता है आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप जो है किसको मिला था गिफ्ट में, तो याद रखेंगे कि जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को दिया था। जापान ने सुभाष चंद्र बोस जी को अंडमान निकोबार द्वीप दिया था और इसी द्वीप पर यानी अंडमान निकोबार द्वीप पर ही शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और सरदार पटेल को
आप जानते हैं कि सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल जी को बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, आप याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह को लीड किया गया था, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप सभी से आग्रह करेंगे क्लास को सपोर्ट कीजिए। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? तो आंसर करेंगे द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब प्रसिद्ध लेख किनके द्वारा लिखा गया है? अच्छा सवाल है, तो आंसर कीजिएगा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब प्रसिद्ध लेख किनके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर करें द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब किनके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर क्या होगा? भगवती चरण बोहरा। तो याद रखिएगा भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा लिखित आर्टिकल है, भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा लिखित आर्टिकल है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। ठीक है, तो द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब आर्टिकल के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा, आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, याद रखना है। भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा लिखित आर्टिकल है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। यहां से कुछ और आप सवाल देखिए जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। लाला लाजपत राय, आपको पता है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन आपको पता होगा कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था और साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, जिसके दौरान लाला लाजपत राय जी के सर पे गंभीर रूप से चोट लग गया था और बाद में 1928 ईस्वी में ही कुछ महीने के बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय जी के द्वारा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक की रचना की गई है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये सवाल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिंद्र नाथ सान्याल। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, है ना। तो याद रखेंगे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, है ना। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम बहुत बार पूछता है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लगातार 6 वर्षों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा की गई थी। वह लगातार 6 वर्षों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, आप जानते हैं। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू की कृति है, ठीक है। तो ये सब सवाल आपको याद रखना है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक की रचना की गई है। अगर आपसे पूछे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की गई है और गांधी जी ने ही गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना की है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख भगवती चरण वोहरा जी के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्लीज आप सभी से आग्रह करेंगे क्लास को सपोर्ट करें। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? आंसर करेंगे कि गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, कब हुआ था? तो आपको बताना भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। तो करो या मरो का नारा क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा
के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, आप याद रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और पूरे भारत में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे इंडिया लेवल पे हुआ था, याद रखना है, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक बंबई में हुई थी 8 अगस्त 1942 को, जहां पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, समझ में आया। तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक बंबई में हुई थी, जहां पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 9 अगस्त को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन एक व्यापक पैमाने पर फैला था और इसी दिन ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इसके दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान गांधी जी को और जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके बंद किया था, ठीक है। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगर आपसे पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया, तो गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था, आप याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद किया गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, ठीक है। तो ये सब सवाल पूछता है, समझ में आया। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको आप याद रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन आपको पता है कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन बताइए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, है ना। तो याद रखना है कि विश्व एवं भारत के मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, लेकिन पहला विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सैब्रे की संधि की थी और सैब्रे की संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या किया था? खलीफा का पद समाप्त कर दिया था और तुर्की को विभाजित कर दिया था, ठीक है, जिसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो याद रखना है कि सैब्रे की संधि अगर पूछेगा तो पहला विश्व युद्ध के बाद सैब्रे की संधि हुई थी, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खलीफा के पद को हटाने के लिए, खलीफा के पद को हटाने के विरोध में, खलीफा के पद को हटाने के विरोध में। तो याद रखना है खलीफा के पद को हटाने के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है। और सैब्रे की संधि पहला विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा खिलाफत आंदोलन का संस्थापक कौन था, पता है आपको? बताइए खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अली बंधु। अली बंधु मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा की गई थी। तो याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा की गई थी 1919 ईस्वी में। तो मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की गई, यानी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। और आपको पता होगा कि खिलाफत आंदोलन का जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो याद रखना 1919 ईस्वी में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना है, याद रखिएगा। और खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है खिलाफत दिवस। तो पता है तो बताइए खिलाफत दिवस कब मनाया गया? खिलाफत दिवस बहुत अच्छा सवाल है, इसमें सारा कुछ 19 ही आएगा। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। तो याद रखना है 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया, याद रहेगा 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था आपको पता है? 19 मार्च 1919, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1919 को आया था रॉलेट एक्ट, याद रहेगा 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, निम्न में से किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है? आंसर करेंगे, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया एक्सपोर्ट द लिस्ट अमाउंट ऑफ गुड्स? भारत जो है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसको सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। याद रखेंगे भारत जो है आयरलैंड को सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है। इन चारों में आयरलैंड है
जिसको भारत जो है सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? आंसर करेंगे कौन सा नदी है जो पूर्वी चीन सागर में बहती है। ठीक है, तो आंसर करें कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। तो आप सभी जानते हैं यांगसी, यांगसी नदी जो है पूर्वी चीन सागर में बहती है। तो आंसर क्या होगा, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो याद रखना है कि यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है, याद रखना है। इसके अलावा आपको पता होगा चीन जो है, चीन से बहुत सारा सवाल बनता है, चीन से बहुत सारा सवाल बनता है, क्योंकि आपसे पूछेगा कि गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, चीन में। तो अगर आपसे पूछे गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, तो याद रखना है गोबी डेजर्ट जो है, गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, चीन में है, मंगोलिया में है। और गोबी डेजर्ट जो है ठंडा मरुस्थल है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा कौन शीत मरुस्थल है, तो गोबी मरुस्थल जो है ये ठंडा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, और गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको पता है कि चीन जो है वो खनिजों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा आगे है, खनिज के उत्पादन में और खेती में भी चीन जो है बहुत ज़्यादा आगे है। तो चीन जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न देश है। चीन में आपको पता है कि बहुत सारा खनिज का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सोना के उत्पादन में भी चीन जो है नंबर 1 है। ठीक है, इसके अलावा जिप्सम, ठीक है, कोयला, लोएस्क, इन सब में भी चीन जो है बहुत अग्रणी है, आपको याद रखना है। और संघाई जो है चीन में, संघाई शहर है, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि संघाई जो है चीन में है। ठीक है, और संघाई जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो याद रखना है कि संघाई देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र होने के साथ साथ यहाँ का बहुत बड़ा पतन भी है। तो संघाई कहाँ पे है, चीन में है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो भारत में तो मध्य प्रदेश में होता है, और विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन चाइना में होता है। और अगर पूछेगा सोयाबीन का उत्पत्ति कहाँ पे हुआ, सोयाबीन का उत्पत्ति हुआ, इसके अलावा चाय का उत्पत्ति कहाँ पे हुआ, चाय का उत्पत्ति, ठीक है, सोयाबीन, चाय, कागज, रेशम, बारूद, ठीक है, इन सब का उत्पत्ति पूछेगा कहाँ हुआ था, तो चीन में। ठीक है, पूछेगा सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुआ है। तो सोयाबीन, चाय, कागज, कपास, बारूद की उत्पत्ति पहली बार चाइना में ही हुआ था। ठीक है, तो चाय जो है चीन का ही प्रोडक्ट है, और चाय का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक चीन में ही होता है, चाय का उत्पादन सबसे अधिक चीन में ही होता है, और भारत में आसाम में होता है, आपको पता है। तो याद रखना है कि चीन में सोयाबीन, चाय, कागज, रेशम और बारूद का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल है। और चावल और गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 कौन है, चीन है। चावल और गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 कौन है, तो चावल और गेहूं में चीन नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है, याद रखिएगा। तो कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है, तो यांगसी नदी जो है पूर्वी चीन सागर में बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आंसर करेंगे तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। अच्छा सवाल है, तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो फटाफट आंसर करेंगे तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है, तनामी रेगिस्तान कहाँ पे, तो अगर पूछे कि तनामी रेगिस्तान कहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है तनामी रेगिस्तान। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और कौन कौन सा रेगिस्तान है, आपको पता है गिब्सन, गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन डेजर्ट कहाँ पे है, सिम्पसन, सिम्पसन डेजर्ट कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये सब याद रखना है। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये सब मरुस्थल का नाम है, तो याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा मरुस्थल है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन और ऑस्ट्रेलिया में तनामी रेगिस्तान है। समझ में आया, तो तनामी रेगिस्तान कहाँ पे है, तो तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखना है। तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन और तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखेंगे। इसके अलावा और सवाल क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा एक पूछता है कालगुली, कालगुली जो है सोना का खान है, गोल्ड माइंस के लिए फेमस है कालगुली। पूछेगा कालगुली क्या है, तो सोना का खान है यहाँ पे। कुलगाड़ी कहाँ पे है, तो कुलगाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो कालगुली और कुलगाड़ी कहाँ पे है, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में है
कालगुडी और कुलगाड़ी, ये क्या है, गोल्ड माइंस है। तो आपसे पूछेगा कालगुडी और कुलगाड़ी क्या है, तो गोल्ड माइंस है। कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखना है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। समझ में आया। पूछेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर आपसे पूछे मर्रे और डार्लिंग नाम की नदियाँ कहाँ बहती है, तो याद रखना है मर्रे और डार्लिंग नाम की नदियाँ कहाँ बहती है, तो मर्रे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती है, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में बहती है। काफ़ी छोटी नदियाँ हैं, तो मर्रे और डार्लिंग नदियाँ ऑस्ट्रेलिया में बहती है, याद रखेंगे। समझ में आया। तो यही सब सवाल पूछता है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि देश भी है और महादेश भी है, यानी महाद्वीप भी है। तो अगर आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी याद रखना है कोसयुस्कू, कोसयुस्को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोसयुस्को है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने किया था। ठीक है। और विश्व का सबसे छोटा, अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा बताइए, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। समझ में आया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, आया समझ में। और ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। याद होगा आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, याद रखना है। तो विश्व का सबसे छोटा महादेश पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, अगर ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी पूछेगा तो कैनबरा। और अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलिया कितना नंबर पे आता है देश के मामले में, तो आपको पता होगा विश्व का छठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का छठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, छठा, विश्व का छठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। और भारत कितना, सातवां है ना। तो विश्व का छठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना है विश्व का छठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, और भारत जो है विश्व का सातवां बड़ा देश है। समझ में आया। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है और ऑस्ट्रेलिया विश्व का छठा बड़ा देश है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महादेश भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश भी है, ऑस्ट्रेलिया को देश भी कहा जाता है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। और संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी बहुत पूछता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो आपको याद रखना है ग्रेट बैरियर रीफ। जो भी हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट हम आपको बता दे रहे हैं, बस आप लोग क्लास को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। और ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति। सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखेंगे। ठीक है। तो तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखेंगे। तो क्लास को प्लीज़ आप सभी से आग्रह करेंगे, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। आपको बताना है इनमें से कौन सा राशि जो है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो है अन्य से अलग है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कार्य के बारे में आप सभी जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। पता है आपको, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, आपको पता है। ठीक है, कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। और कार्य जो है क्या है, अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि। कार्य क्या है, अदिश राशि। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा भी आप जानते हैं अदिश राशि है, तो ये भी अदिश हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, ये भी अदिश होगा। ऊर्जा आ गया मतलब स्थितिज हो या गतिज हो, ऊर्जा अदिश राशि है तो ये भी अदिश हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्य अदिश राशि होता है, ऊर्जा अदिश राशि होता है। ठीक है। लेकिन देख रहे हैं बल, बल क्या है, एक सदिश राशि। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। पूछ रहा था कि कौन सी भौतिक राशि अलग है, तो आप देख रहे हैं कि बल क्या है, बल एक सदिश राशि है, बाकी कार्य और ऊर्जा अदिश राशि है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बल, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बल एक सदिश राशि है, याद रखना है। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, याद रखिएगा। W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, याद रखना है। W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, Pe बराबर mgh।
पता है आपको, पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई। तो पीई बराबर क्या होता है, mgh। ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। तो किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा पी बराबर mgh होता है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए ऊर्जा, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, याद रखेंगे। ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक अदिश मात्रा है, मतलब ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो बल है, बल एक सदिश राशि है और बल का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। तो याद रखेंगे कि बल एक सदिश राशि है और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन। तो बल एक सदिश राशि है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। अगला सवाल, बिजली के करंट का SI मात्रक क्या है। आपको बताना है बिजली के करंट का SI मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या होता है। तो आंसर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो सही आंसर क्या होगा, बिजली के करंट का यानी इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। लंबाई का SI मात्रक मीटर, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, टाइम का SI मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। ताप का SI मात्रक क्या होता है, आपको पता है, ताप का SI मात्रक, ताप का SI मात्रक केल्विन। ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन। याद रखना ताप का SI मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या होता है, मोल। तो पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक होता है मोल, याद रखिएगा। और कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। तो ये सब आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से। तो याद रखिएगा बिजली के करंट का SI मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। आपको बताना है शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा जिंक यानी जस्ता का इस्तेमाल शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किया जाता है। तो याद रखेंगे शुष्क सेल में कैथोड के रूप में जस्ता या जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। जस्ता जिंक का इस्तेमाल शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किया जाता है। अगला सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ CISE। CISE के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे CISE के नए प्रमुख के रूप में प्रवीण दीक्षित को नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे CISE के नए प्रमुख कौन बने हैं, प्रवीण दीक्षित CISE के नए प्रमुख बने हैं। अगला सवाल, 26 जनवरी 2021 को भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो 26 जनवरी 2021 को भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, आपको बताना है। तो याद रखना है जीन कैस्टिस। ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा, तो 26 जनवरी 2021 को भारत की गणतंत्र दिवस परेड में जीन कैस्टिस मुख्य अतिथि थे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। आपको आंसर करना है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा सवाल है, तो अगर पता है तो आंसर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर करें। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 2 नवंबर। ठीक है, क्या होगा आंसर, 2 नवंबर। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही आंसर होगा। 2 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। यहां से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताते हैं। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, बताइएगा, आप आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, याद है तो बताइए। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 17 नवंबर।
याद रखना है 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और 17 नवंबर को ही विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत आसान सवाल है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है, पता है तो बताएं विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 12 मई। 12 मई को विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। याद रखना है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है, हेनरी ड्यूरेंट। याद रखिएगा। तो हेनरी ड्यूरेंट का जन्मदिन 8 मई को होता है, इसलिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। तो सही आंसर क्या था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि क्लास को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को शेयर करके क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, किसकी अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन की क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। आंसर करेंगे किनकी अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन की क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। तो आंसर क्या होगा, अभय करंदीकर। याद रखिएगा अभय करंदीकर जी की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन का क्रियान्वयन समिति गठित किया गया है। तो कोविड-19 वैक्सीन क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है, अभय करंदीकर। याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभय करंदीकर कोविड-19 वैक्सीन क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं। याद रखेंगे। तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे क्लास का लाभ उठा सकें और क्लास को सपोर्ट मिल सके। साथ ही साथ आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में रेगुलर रहें और साथ ही साथ क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, तो आप लोग कमेंट अवश्य क्या करें। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।